अब बात करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद होने वाले 7वें इन्वेस्टर समिट के। जी हां, अब निवेश की बारी। बेहतर कल की तैयारी में मध्य प्रदेश प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद क्लीन सिटी इंदौर में आज 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की वर्चुअल शुरुआत करेंगे। सुबह 10:30 बजे समिट का उद्घाटन होगा। मध्य प्रदेश राज्य ये थीम है इस समिट की और इसी थीम पर यह समिट होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस समिट में 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इसमें 20 से ज्यादा देशों के राजदूत, उच्च आयुक्त, वाणिज्य दूतावास और राजनयिक भाग लेंगे। इसके साथ ही कुमार मंगलम बिरला, नोएल टाटा, नादिर गोदरेज, पुनीत डालमिया और अजय पिरामल जैसे बड़े उद्योगपति, देश के नामी उद्योगपतियों ने भी समिट में शामिल होने की सहमति दी है। इधर समिट में फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रसायन, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, रसद, पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, ये वो क्षेत्र है जिन क्षेत्रों के इन अलग अलग सेक्टर्स के प्रमुख उद्योगपति भी इसमें भागीदारी निभाने वाले हैं। वही कार्यक्रम में पर्यावरण का खास तौर पर ध्यान भी रखा गया है। ये पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित है। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन कल होगा। 2 दिन का ये समिट, आज इसका आगाज होगा, कल इसका समापन होगा। लेकिन इन 2 दिनों में मध्य प्रदेश नई राहें खोलने वाला है। भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार राज्य की थीम पर 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होस्ट करने जा रहा है इंदौर, जिसकी पूरी तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। महा कवरेज के साथ IBC 24 भी पूरी तरह से तैयार है आप सब तक हर वो जानकारी पहुंचाने के लिए जो आप इस समिट के बारे में जानना चाहते हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हर जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी शालिनी हाड़िया और सुधीर दंडौतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज पहले शालिनी आपका रुख करना चाहूंगी, पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, किस तरह से इंदौर की तैयारी है इस समिट के लिए? बिल्कुल रचना, देखिए इंदौर शहर पूरी तरह से तैयार है, चूंकि 3 दिन तक लगातार प्रवासी भारतीय सम्मेलन को होस्ट कर चुका है और इसी के साथ अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज श्री गणेश होने जा रहा है। ये बेहद ज़्यादा खास है क्योंकि हर बार सरकार इन्वेस्टर्स के माध्यम से प्रदेश में निवेश के जो साधन है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। अमूमन सरकार का ये दावा है कि इस बार 4500 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में दस्तक देगा और फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश की जो थीम इस बार रखी गई है उसमें कुछ इसी तरह की रूपरेखा खास तौर पर दर्शाते नजर आती है। मध्य प्रदेश में 2 दिन ये समिट रहने वाली है और इसके साथ ही कुल 19 सत्र होंगे, जिसमें पहले दिन 10 सत्र होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस समिट को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही डायरेक्शन जो है वो मध्य प्रदेश में आने वाले भविष्य को लेकर देंगे। ये समिट से बेहद ज़्यादा आस के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि कई बड़े उद्योगपतियों ने इसको लेकर जो सहमति है वो दर्ज की गई है। कई MOU साइन होने की संभावना जो है वो बन रही है। CM शिवराज सिंह चौहान खुद 60 से ज़्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी आज करने वाले हैं। तो ऐसे में एक बड़ा समिट और इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, चूँकि मध्य प्रदेश आर्थिक और औद्योगिक राजधानी है, ऐसे में यहाँ पर IT सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल हो और इंडस्ट्रियल एरिया पीतमपुर हो जैसे अपार संभावना का क्षेत्र है। तो ऐसे में इसको कैसे बढ़ाया जाए उसमें सबसे अधिक फोकस रहने वाला है और इसीलिए जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उन सभी का फोकस इस पर है। इसके साथ ही 450 से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधित्व भी इंदौर शहर में मौजूद रहने वाले हैं और वो अलग अलग तरीके से इंदौर शहर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसकी जो भूमिका है उसकी तलाश करेंगे। इससे भी ज़्यादा खास इस बार की जो थीम है वो कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित है। चूंकि देश का सबसे स्वच्छ शहर है, ऐसे में इस दोनों मापदंड को फुलफिल करने की कोशिश भी इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से की जाएगी। और शालिनी, बैक टू बैक ये आयोजन होने जा रहा है इंदौर पूरी तरह से तैयार। तमाम जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे। इस वक्त सुधीर का रुख कर रहे हैं। सुधीर, ये इन्वेस्टर समिट बेहद खास रहने वाला है। 2 दिनों का ये समिट है, लेकिन इसके साथ ही नजर है उन उद्योगपति पर जिन बड़े नामों ने सहमति दर्ज करवाई है। कौन कौन शामिल होने वाला है, आपसे जानकारी चाहेंगे।
देखिए, बिल्कुल बात करें तो देश और दुनिया के कई नामी उद्योगपति आज जीआईएस में शामिल होने वाले हैं और भविष्य के लिए तैयार मध्य प्रदेश, जो थीम मध्य प्रदेश सरकार ने दी है उसका सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश पूरे देश में किस तरीके से निवेश के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बने, इसकी तैयारी के साथ में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वर्चुअल रूप से इस पूरे इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा देश विदेश के तकरीबन 60 से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आज जीआईएस में शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार को उम्मीद है न केवल मध्य प्रदेश में इस इन्वेस्टर समिट से निवेश आएगा बल्कि रोजगार के नए अवसर जो है मध्य प्रदेश के अंदर खुलने वाले हैं। खासकर अगर बात करें तो कई ऐसे सेक्टर हैं जिनको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार खास फोकस रखा है। एग्रीकल्चर की बात हो, फार्मा सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की हो या फिर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, मध्य प्रदेश इन दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पर निवेश के लिए एक बेहतर अवसर जो है इस जीआईएस के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। खासकर सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के हिसाब से देश विदेश के कई सारे उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 300 से ज्यादा जो इन्वेस्टर है उनसे वन टू वन भी चर्चा करने वाले हैं। लिहाजा इस इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और कहा जाए तो कई सारी थीम पर मध्य प्रदेश में इस जीआईएस का आयोजन किया जा रहा है। खासकर अगर बात करें तो जीरो जो कार्बन न्यूट्रन और साथ ही साथ जीरो वेस्ट जो थीम है, यानी कि पर्यावरण की लिहाज से भी कम ये इन्वेस्टर मीट एक ऐतिहासिक होने वाली है और पूरे देश और दुनिया के लिए एक संदेश देने वाली है कि इस बड़े आयोजन के बाद में किस तरीके से कार्बन न्यूट्रन और जीरो वेस्ट के साथ में भी कोई बड़ा आयोजन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश और सफल आयोजन के बाद में इंदौर जो देश की सबसे स्वच्छतम शहरों में गिनती होती है वो ये बताने की कोशिश करेगा कि पर्यावरण के लिए भी बड़े आयोजन किस तरीके से किए जाते हैं। लिहाजा देश विदेश के उद्योगपतियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और खासकर अगर बात करें तो देश के जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, चाहे अडानी समूह की बात हो, अंबानी समूह की बात है, यहाँ से जो उनके प्रतिनिधि हैं वो इंदौर में पहुंच चुके हैं और आज मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा होगी। कई सारे सेशन इस पूरे इन्वेस्टर समिट में रखे गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार ने न केवल लैंड पूल तैयार किया है बल्कि प्रदेश सरकार की जो सिंगल विंडो पॉलिसी है उसके माध्यम से अगर कोई भी इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहता है तो उसको किसी भी बिना तकलीफ के एक बेहतर अवसर मध्य प्रदेश निवेश के लिए मुहैया करा रहा है। मध्य प्रदेश का जो मेन पावर है, मध्य प्रदेश की सरकार की जो पॉलिसियां हैं, ये बेहतर निवेश के लिए कम से कम उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में आने का एक अवसर जरूर प्रदान कर रही है और ये माना जा रहा है कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद में मध्य प्रदेश भविष्य के रोजगार के नए अवसर खोलेगा, निवेश के नए अवसर खोलेगा। रचना। चलिए, सुधीर और शालिनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है ये होने वाला है, लेकिन हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट लगातार महा कवरेज में आप आज IBC 24 पर दिन भर देखते रहेंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इंदौर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। समिट को लेकर इंदौर के विजयनगर मॉल एरिया, विजयनगर चौराहा, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के बाहर और बापट चौराहे के साथ ही रीगल चौराहा, राजवाड़ा, छतरी और राजवाड़ा चौक पर कैसी साज सज्जा है, इसका जायजा लिया संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर शहर तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है और उस बात का सबूत है कि इंदौर शहर में आने वाले एक साल में मेट्रो का ट्रायल भी होना है। इंदौर के विजयनगर चौराहे पर हम लोग खड़े हुए हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं और जिस तरीके की साज सज्जा और रात का चकाचौंध का माहौल इंदौर शहर में आपको देखने को मिल रहा है, यह इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियाँ की गई हैं। आप देख रहे हैं कि चारों ओर जहाँ तक भी आपकी नजरदारी होगी वहाँ पर आपको लाइटिंग और अत्याधुनिक साज सज्जा के साथ में इस शहर को सजाया गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि इंदौर शहर में अब आगामी जो इन्वेस्टर समिट की जो तैयारियां हैं और उसके आगामी जो अच्छे परिणाम निकल के आने हैं उसको लेकर इंदौर शहर को काफ़ी अच्छी साज सज्जा से सजाया गया है। ये सामने की ओर मैं आपको फिर से एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये मेट्रो लाइन जो है, ये सामने की ओर से मेट्रो लाइन जा रही है जो कि सुपर कॉरिडोर से शुरू होके इंदौर के बापट चौराहे से होते हुए रेडिसन चौराहे के आगे रोबोट चौराहे तक जाएगी, जिसके पहले फेज़ का ट्रायल जो है वो दिसंबर 2023 जो है, माफ़ कीजिएगा 2024 के अंत तक जो इसका पहला ट्रायल करने की जो अपेक्षा है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताई है। और इंदौर शहर को लेकर वो हमेशा कहते हैं कि इंदौर शहर उनके सपनों का शहर और ऐसे में मध्य प्रदेश में निवेश की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं और इन्वेस्टर समिट जो होने वाला है उसमें काफ़ी सारी ऐसी संभावनाएं भी निकल कर आएंगी। कैमरा पर्सन सतीश राठे के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर।
इंदौर में 3 दिवसीय सम्मेलन का लाभ देवास को भी मिलने की बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। हॉलैंड से सम्मेलन में शामिल होने आए प्रवासी भारतीय सदस्यों का एक दल देवास पहुंचा और यहां पर प्लांट इन्वेस्टमेंट कर इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए कलेक्टर से चर्चा भी की है। प्रवासी भारतीय राजेंद्र तिवारी ने बताया कि उन्होंने प्लांट के लिए जेल रोड पर जमीन देखी है। वो यहां 10 करोड़ निवेश कर कोल्ड स्टोरेज और फूड प्लांट लगाने की तैयारी में है। हॉलैंड निवासी राजेंद्र तिवारी ने यह भी बताया कि एग्री फूड्स का व्यापार करने के लिए अब इंडिया आएंगे, जिसे कलेक्टर ने देवास के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। देवास में कोल्ड स्टोरेज और एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उसी के संबंध में आज वो मुलाकात करने आए थे। उनकी प्लानिंग यही है कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेकर कैसे उनको सेमी फिनिश करके बिजनेस टू बिजनेस और प्रमोट किया जाए और इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके उनके अच्छे दाम प्राप्त किए जाए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां पर महाकाल लोक देखने के बाद वो महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां पर नियमों का पालन करते हुए धोती पहनकर उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, जहां पर पुजारी राजेश गुरु ने पूजन अर्चन और अभिषेक उनसे करवाया। वहीं प्रधान ने नंदी हॉल में बैठकर मंत्रोच्चारण भी किया। इस मौके पर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने महाकाल लोक की सुंदरता की जमकर तारीफ की। महाकाल की अनन्य भक्त के नाते हमें जब भी मौका मिलता है इनकी दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। हम उनको कृतार्थ मानते हैं। केंद्र प्रदेश होने के नाते, मध्य प्रदेश में स्थिर शासन होने के नाते, डबल इंजन की सरकार होने के नाते यहाँ अच्छा वातावरण है। न्यूज की बारी। जी हां, एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा दोबारा होने जा रही है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होगी और 23 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 10 शहरों के 2700 एस्पिरेंट्स इसमें शामिल होंगे। 1918 अभ्यर्थी पहले भी इस परीक्षा को दे चुके हैं और एक गुड न्यूज कि अब एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा को दोबारा संचालित किया जा रहा है। 1918 अभ्यर्थी पहले भी दे चुके हैं परीक्षा, लेकिन 2700 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, 15 अप्रैल से मुख्य परीक्षा की शुरुआत होगी। वहीं आप सभी को यह भी बता दें कि 15 अप्रैल से इस मुख्य परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। एमपीपीएससी 2019 एक बार फिर से संचालित की जा रही है। 23 जनवरी से आप ऑनलाइन इस प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 शहरों के 2700 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और इधर मौसम ने भी गुड न्यूज दी है। कड़ाके की ठंड से हालांकि मामूली राहत है, लेकिन राहत जरूर है। नौगांव का तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी तरह से उन जगहों के आपको पारा बता दें जहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही थी। पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। इसी तरह से दतिया में 5.6, उमरिया में 4.3, रीवा में 5.4, भोपाल का तापमान 7.9 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने हालांकि घने कोहरे का अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो एक मामूली बढ़त जो है वो नजर आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मामूली बढ़त भी मध्य प्रदेश के लिए काफी है, क्योंकि लगातार कड़ाके की ठंड से जनजीवन बहुत प्रभावित था। भोपाल में वहीं आज से स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं। आज से 1 से 8वीं तक की क्लासेस वापस लगेंगी। 2 पाली वाली क्लासेस 9:30 के बाद लगाई जाएंगी। ठंड के चलते स्कूलों में 10 जनवरी तक के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए थे और अब आज से एक बार फिर से स्कूल्स लगेंगे। 9:30 बजे पहली पाली की कक्षाएं लगाई जाएंगी। तो एक तरफ ठंड से राहत, दूसरी तरफ आज से बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। IBC 24 उन पेरेंट्स से खास तौर पर ये अपील करता है कि बच्चों को खास तौर पर शीतलहर से और इस ठंड से बचाकर रखना है और इसीलिए आप उनका खास ध्यान रखें। हालांकि 9:30 बजे का जो टाइम है ये इसी लिहाज से रखा गया है ताकि बच्चे इससे बचे रह सके। पन्ना में IBC 24 की खबर का असर देखा गया। बाघ के पीछे से वीडियो बनाने के मामले में वन विभाग ने एक वन रक्षक पर बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग ने वन रक्षक अखिलेश सक्सेना को इस मामले में निलंबित कर दिया है। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला गेट में पदस्थ कर्मचारी अखिलेश सक्सेना ने चलते हुए बाघ का पीछे से वीडियो बनाया था, जिसे IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद टीम गठित की गई और जांच में टीम ने वीडियो की सत्यता की पुष्टि की, जिसके बाद बाघ का वीडियो बनाने वाले वन रक्षक अखिलेश सक्सेना को निलंबित कर दिया गया। वीडियो जारी हुआ था, उसकी हमने जांच करवाई है और जांच करने में
हमारे पडला गेट के पास का एक कर्मचारी अखिलेश सक्सेना जी वनरक्षक हैं, जिन्होंने लापरवाही करते हुए इस तरह की वीडियो बनाने का प्रयास किया है और यह कार्रवाई को गलत एवं अत्यंत गंभीर मानने के कारण उनको तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित किया गया है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में बीते दिनों किशनगढ़ रेंज के वसुधा में एक बाघ की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया था, जिस पर पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने करंट के तार बिछाकर बाघ को मारने की घटना को कबूल भी किया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का यह कहना है कि सभी आरोपी आदतन शिकारी नहीं है। छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए उन्होंने करंट लगाया था और अचानक इसमें बाघ फंस गया। कुछ दिन पूर्व जो है किशनगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत एक बाघ के विद्युत करंट से लगने से मृत्यु हुई थी और उसके बाद से उसकी जांच की कार्रवाई की गई है और जांच में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 लोग जो है जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है और वो न्यायालय छतरपुर में उनको प्रस्तुत किया जा चुका है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोजित इनोव्हील कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ी बात कही है। नव्या का कहना है कि मैं फिल्मों में नहीं आने वाली हूं, मैं चाहती हूं कि अपने काम से नाम रोशन करूं। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश तो पहले भी कई बार आ चुकी हूं, लेकिन छिंदवाड़ा पहली बार आना हुआ। बता दें कि नव्या नवेली नंदा अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता निखिल नंदा की बेटी है और वो महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण के लिए आरा हेल्थ नाम की एक संस्था चलाती हैं। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के साल का पहला वनडे जीत लिया है। टीम ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 67 रन से हरा दिया। विराट कोहली ने 87 गेंदों पर 113 रन के शतक के दम पर जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। बता दें गुवाहाटी के बरसाबारा स्टेडियम में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 373 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और जवाब में श्रीलंका 8 विकेट में सिर्फ 306 रन ही बना पाई। वहीं दूसरा मुकाबला 12 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मुकाबला रायपुर में 21 जनवरी को होगा। इंदौर होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच वनडे मैच होगा। बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया 5 बार होलकर स्टेडियम में वनडे मैच खेल चुकी है और अब तक टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। अब न्यूजीलैंड होलकर स्टेडियम में पहली बार वनडे मैच खेलने आएगी। स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में वनडे मैच खेला जाना है। इस मैच को लेकर लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और ग्राउंड की अगर बात की जाए तो ग्राउंड में पूरी तैयारियां जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है, क्योंकि अगर हम इंदौर की बात कर ले तो यहाँ पर अब तक इंडिया ने 5 वनडे मैचेस खेले हैं और 5 वनडे मैच में टीम इंडिया अजय रही है। यहाँ पर एक भी मैच उन्होंने हारा नहीं है। न्यूजीलैंड की अगर बात कर ले तो इस ग्राउंड पे टेस्ट मैच जरूर जो है वो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ खेला है और उसमें भी तकरीबन 300 से ज़्यादा रनों से लीड पाकर जो है टीम इंडिया ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जो टीम इंडिया का अजय सफ़र इंदौर के होलकर स्टेडियम में है वो भी जारी रहेगा। तो 24 तारीख को इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच में ये निर्णायक मैच खेला जाना है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम है उसका जो इंडिया टूर है उसमें T20 और वनडे मैच दोनों प्लान है और तीसरा मैच जो निर्णायक मैच है वो इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। हमारे ब्रेकफास्ट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का फास्ट अपडेट।